इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो ताज़ा खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें बात करें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की, हाथ तो मिलाए गए लेकिन दिल नहीं मिले। हमारी 3 बैठकें हो चुकी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने ज़रूर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल स्पष्ट किया है, ये समझा कि भाई विधानसभा में भी हमारा गठबंधन होगा और हमने कुछ सीटें मांगी जिसमें कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। मध्य प्रदेश में हम पहले भी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे सिटिंग एमएलए थे, उस पर भी उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। साथ ही तरह तरह की बयानबाजी और टीका टिप्पणी, कांग्रेस को इससे परहेज करना चाहिए। बाकी हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया मजबूती से खड़ा है। आगे लोकसभा में कैसे सीट शेयरिंग होगी इस पर वार्ता चलती रहेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने बिल्कुल खड़ी हो गई। ये देखा जा रहा है कि एक तकरार सी दिख रही है, तो इंडिया गठबंधन में कैसे एकजुटता दिखाई देगी? समाजवादी पार्टी विचारधारा और मुद्दों की पार्टी है, वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान में कुछ कैंडिडेट उतारेंगे। हमने एक सूची भी स्पष्ट रूप से हमने कहा, सूची भी दी थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, उनको वो स्वीकार नहीं हुआ, जो भी उनकी परिस्थिति रही हो, लेकिन हम तो चुनाव लड़ेंगे। हर आदमी का सपना होता है अपनी पार्टी का विस्तार करना, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना। समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार कह रही कि पीडीए के साथ जो समाजवादी पार्टी का साथ रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यही पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था और समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचती है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी हमेशा समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहे हैं, तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। साथ ही कई सीटों में हम कुछ ही मतों से हार गए, जिसके अन्य कारण हैं और उन कारणों का हमने विश्लेषण कर दिया है, लेकिन मुद्दे कहीं नहीं जा रहे। आपने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था जो काफी चर्चा में रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में देखा जाए तो अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हर बात को एक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन का वो एक बड़ा चेहरा है। लिखाए जा रहे हैं के पद की दावेदारी की बात करें तो ममता बनर्जी भी हैं, जो कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और बहुत से नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। उनको ठोकनी भी चाहिए, वो अनुभवी हैं और केंद्र में एक लंबा कार्यकाल मंत्री पद का भी रहा है नीतीश कुमार जी का, ममता बनर्जी जी का। इसमें कोई विरोध नहीं है, हम मुद्दों की चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटास दिखाई दे रही है। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और बसपा की बात कुछ चल रही है? कांग्रेस की बात किससे चल रही है वो बेहतर जानते हैं। हमारी कोई बात बसपा से नहीं चल रही है, क्योंकि हमने गठबंधन किया, गठबंधन धर्म भी हमने निभाया। बाकी कांग्रेस अगर केवल सत्ता के लिए चुनाव लड़ना चाहती है, अगर उसको लग रहा है कि किसी दल से केवल चुनावी अरिथमेटिक का फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि वो भ्रम में है और चुनाव जो है वो केवल अरिथमेटिक पे नहीं होता है। बाकी वो बेहतर जाने। नमस्कार, इस बार हमारे व्यक्तित्व कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की जूही सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं इनसे और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार जी। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, सभी पार्टियां अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या रणनीति पर काम कर रही है, क्या तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर, जिसमें जातिगत जनगणना कराना प्रमुख रूप से शामिल है, साथ ही जो बेरोजगारी है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं और जो कोई काम नहीं हुआ है, इनको लेकर के जनता के बीच में जा रही है, घर घर जा रही है। हम चौपाल लगा रहे हैं, हम शहरों में लोगों से बात कर रहे हैं और जो हमने काम किया बता रहे हैं। साथ ही जो सरकार ने पिछले 9 साल से कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं, तो ये बात भी हम उन तक ले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो ताज़ा खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें बात करें राहुल गांधी की और अखिलेश यादव जी की, तो जो ऐसा लग रहा है, सामने से दिख रहा है कि हाथ तो मिलाए गए लेकिन दिल नहीं मिले।
मुझे लगता है मुद्दों पर एक सार्थक सकारात्मक चर्चा हुई है। हमारी 3 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने ज़रूर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल स्पष्ट किया है, ये समझा कि भाई विधानसभा में भी हमारा गठबंधन होगा। और हमने कुछ सीटें मांगी जिसमें कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। मध्य प्रदेश में हम पहले भी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे सिटिंग एमएलए थे, उस पर भी उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। साथ ही तरह तरह की बयानबाजी और टीका टिप्पणी, कांग्रेस को इससे परहेज करना चाहिए। बाकी हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया मजबूती से खड़ा है। आगे लोकसभा में कैसे सीट शेयरिंग होगी, इस पर वार्ता चलती रहेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने बिल्कुल खड़ी हो गई है। देखा जा रहा है कि एक तकरार सी दिख रही है, तो इंडिया गठबंधन में कैसे एकजुटता दिखाई देगी? समाजवादी पार्टी विचारधारा और मुद्दों की पार्टी है, वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान में कुछ कैंडिडेट उतारेंगे। हमने एक सूची भी स्पष्ट रूप से हमने कहा, सूची भी दी थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को। उनको वो स्वीकार नहीं हुआ, जो भी उनकी परिस्थिति रही हो। लेकिन हम तो चुनाव लड़ेंगे। हर आदमी का सपना होता है अपनी पार्टी का विस्तार करना, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना। ये चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता का चुनाव नहीं है, लेकिन हम आवाज़ मध्य प्रदेश के, राजस्थान के लोगों की उठाएंगे। बाकी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनको बड़ा दिल करना चाहिए और गंभीरता से हर गठबंधन को निभाना चाहिए, जैसे हमने 2017 में निभाया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार कह रही कि पीडीए के साथ जो समाजवादी पार्टी का साथ रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यही पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था और समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचती है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी हमेशा समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे हम उठाते हैं, पिछड़ों की, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, उनके सुरक्षा के, उनके आरक्षण के, उनके रोजगार के, वो मुद्दे हमारे लिए अहम है। ये लोहिया जी के समय से हमारी विचारधारा है। समाजवादी पार्टी 2019 का चुनाव जरूर हारी, 2022 में भी चुनाव हारी, लेकिन यदि आप देखें तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। साथ ही कई सीटों में हम कुछ ही मतों से हार गए, जिसके अन्य कारण हैं और उन कारणों का हमने विश्लेषण कर दिया है। लेकिन मुद्दे कहीं नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोध में है, पिछड़ों के विरोध में है, अति पिछड़ों के विरोध में है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय कर रही है, केवल बात करती है। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब हम जातीय जनगणना की मांग करते हैं तो इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? वो ये क्यों नहीं बता रही कि वो जातीय जनगणना अपने शासित राज्यों में कराएगी? जब तक आप लोगों को गिनेंगे नहीं, संख्या नहीं बताएंगे, तब तक आप उनको अधिकार कैसे देंगे? उनको कैसे आप अपनी विभिन्न योजनाओं से जोड़ेंगे? महिला आरक्षण पर एक और तमाशा, महिलाओं की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया। महिलाओं भी की बात करें तो लोहिया ने कहा था कि महिलाएं भी उतनी ही वंचित हैं, उतनी ही शोषित हैं, उन पर भी उतना ही अत्याचार हुआ है जितना दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों में हुआ है। तो आप अधिकार की बात करते हैं तो समय सीमा क्यों नहीं बताते? आप आज आपकी लिस्ट निकली है, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं को आपने विधानसभा में टिकट दिया, ये भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कैसे वो समर्थन कर रही है महिलाओं का। आपने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था जो काफी चर्चा में रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में देखा जाए तो अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हर बात को एक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन का वो एक बड़ा चेहरा है। बाकी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये तो जब हम गठबंधन में हैं और वहाँ का धर्म हम जिम्मेदारी से कम निभाते हैं, अन्य दलों की तरह नहीं है, तो ऐसी बातें हम, भले हमारी इच्छा हो, हम कहेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वही बैठेगा जो सारे दल जो इंडिया गठबंधन में हैं वो आपसी समर्थन, आपसी सामंजस्य, आपसी बातचीत से उसको तय करेंगे। समाजवादी पार्टी की उससे भी बड़ी भूमिका है। भूमिका ये है कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी और मजबूत पार्टी है। हमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत समझ रही है और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं,
लोगों के ऊपर मुकदमे केवल शब्द लिखने के लिए लिखाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी की बात करें तो ममता बनर्जी भी हैं, जो कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, और बहुत से नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। उनको ठोकनी भी चाहिए, वो अनुभवी हैं और केंद्र में एक लंबा कार्यकाल मंत्री पद का भी रहा है नीतीश कुमार जी का, ममता बनर्जी जी का। इसमें कोई विरोध नहीं है। हम मुद्दों की चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं जिससे आज देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम भारत को लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए ये केवल एक सियासत का मुद्दा नहीं है, जैसे धर्म एक सियासत का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे लिए जनता की समस्या और ऐसी नीतियां बने जिससे गरीबी दूर की जा सके। आज अगर भारत के हालात देखें तो भूखमरी फैल रही है। भारत 125 देशों में 111वें पायदान पे है। कोई भी आप सोशल डेवलपमेंट इंडेक्सेस देख लें, हम निरंतर उस पर नीचे गिर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रोजगार में कमतर होता जा रहा है। कोविड काल में हम सबने देखा, सभी के घर मौत हुई। कोई रिश्तेदार, किसी को कभी ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल नहीं मिला, बेड नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसने कोविड का बहुत अच्छा हैंडलिंग किया। तो इस तरह की झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव के लेकर के जो है इंडिया गठबंधन बना है, तो उसमें सभी लोगों को मिलजुल कर चुनाव लड़ना है। लेकिन बात करें तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो भी कह रही है 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। तो गठबंधन कहाँ? समाजवादी पार्टी कह रही है कि 80 की 80 सीटों पर गठबंधन लड़ेगा और गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस क्या कह रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हमारी मीटिंग इंडिया की हुई है और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस समय उपस्थित थे, जी ने बयान दिया बाकायदा कि हम 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। 80 सीटों पर गठबंधन जीतेगा, गठबंधन तैयारी कर रहा है। और समाजवादी पार्टी तो 80 की 80 सीटों पर एक प्रेजेंस हमारी है ही है। हमारा जिला मजबूत है, हमारी कार्यकारिणी है, हमारा संगठन है। अभी हमने 2022 में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, और ऐसी ताकतें जिसके खिलाफ किसी को भी लड़ना एक चुनौती हो। हमारे बहुत सारे विधायक कुछ ही मतों से हार गए, और काउंटिंग में भी हम बड़े प्रश्न चिन्ह हमने उठाए। तो इसलिए हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गठबंधन का चुनाव 80 सीटें जीते, ये महत्वपूर्ण है। उस पर कौन लड़ रहा है ये अब कांग्रेस को सोचना होगा, और कांग्रेस को एक बड़ा दिल दिखा के तथ्यों को स्वीकार करना होगा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थन की हमें आवश्यकता है। अखिलेश यादव जी ने कल अभी जो बयान दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर कि जो है इस तरीके की बयानबाजी ना, जो चिरकुट टाइप के नेता है, संबोधन दिया है। अजय राय ज्ञानी आदमी हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। उनकी एक उनके अनुसार बहुत बड़ी पहचान है कि वो किसी पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। तो चिरकुट का अर्थ उनको पता ही होगा। चिरकुट का अर्थ होता है जब आप सस्ती बात करें, जब आप गैर जिम्मेदाराना बात करें, जब ऐसी बात करें जिसका कोई जो चीथड़ों में फटी हो, यही उसका अर्थ है। और ये उनके ऊपर अप्लाई भी करता है। इस बारे में तो पहले से ही फेमस है कि बड़बोले टाइप के हैं। जैसे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद ज्वाइन किया था, उसी समय कह दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे बिना किसी के संज्ञान में लिए हुए, जबकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। किसी अन्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे मैं टिप्पणी करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। और किसी और पार्टी के जो उनके साथ सहयोगी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके कार्यकर्ता पे या हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे अजय राय टिप्पणी करें, ये उनके लिए निहायत अशोभनीय है। क्या उन्होंने अपने आला कमान से इसकी परमिशन ले ली है? ये पूछना जरूरी है कि इस पर वो अपने आला कमान से वार्ता कर लें। और समाजवादी पार्टी पे उंगली उठाने से पहले ये देख लें कि क्या समाजवादी पार्टी उनसे अधिक मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है, कि हमारा संगठन उनसे अधिक मजबूत नहीं है। गठबंधन धर्म निभाना बहुत गंभीरता की बात है, और प्रदेश अध्यक्ष में एक गंभीरता दिखनी चाहिए जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष में है। समाजवादी पार्टी ने महिला विधेयक बिल की बात करें तो महिला विधेयक बिल में आरक्षण की बात की थी। लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी शुरू से, जब पहले भी महिला आरक्षण बिल आया था, तब भी हमने यही कहा था कि अक्सर महिलाओं में होता है कि जो अधिक पढ़ी लिखी हैं या जिनका एक मैं कहूँ पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, उनको आरक्षण का फायदा आसानी से मिल जाता है। हम चाहते हैं कि जो समाज के हाशिए पे महिलाएं हों, दलित, पिछड़ी, अल्पसंख्यक महिलाएं, अति पिछड़ी महिलाएं, उनका एक कोटा निर्धारित हो, उनको भी आरक्षण मिले। और इसके साथ एक
सामान्य वर्ग की महिलाएं स्वतः आ जाएंगी आरक्षण के दायरे में। तब कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था, सरल भाषा में समझाया गया तो लोगों को बुरा लगा, लेकिन हमने इसी कोटा का मांग करते हुए आरक्षण का समर्थन किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश में ये जरूर कहा था कि हम जब अपने लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी पार्टी में कोशिश करेंगे कि 20% सीटें महिलाओं को दे सकें। साथ ही एक नंबर बढ़ाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि हमेशा हमने चाहा है और ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा भी रही है, नेताजी की, अखिलेश जी की, कि महिलाएं सामने आए, अपने अधिकार की बात करें। हमारा महिला संगठन भी इसलिए प्रतीकात्मक नहीं है, हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपनी बात अपनी पार्टी के पटल पर उठाते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष उठाते हैं और वो उसको सुनते हैं, और हमारी कोई कठिनाई होती है तो उसका एक समाधान भी ढूंढा जाता है। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की एक बड़ी वरिष्ठ नेता कहलाई जाती हैं। आप साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला सभा की, आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं को कैसे भरोसे में लेगी समाजवादी? महिलाओं को भरोसे में लेना एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि वो समझती हैं कि आप उनसे झूठ कब बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया, जबकि आपने गैस के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर खरीदा नहीं जा पा रहा है, हमें रोजगार मिल नहीं रहा है, हम काम करने जा नहीं पा रहे हैं, सब्जियां महंगी हो गई, बच्चों की फीस महंगी हो गई, किताबें महंगी हो गई। आज तक बल्कि ये भी प्लान उत्तर प्रदेश सरकार का है कि जो सरकारी स्कूल जिसमें गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जाते थे, जहां उनको मिड डे मील मिलता था, कम से कम पौष्टिक खाना मिलता था, वो भी अब किराए पर पीपीपी मॉडल पर करने की एक योजना है। बच्चे कैसे कुपोषण फैल रहा है, हमने सारी समस्याओं को समझा जब हमारी सरकार थी 12 से 17, इसीलिए हमने पोषण मिशन बनाया। आज उसको बंद कर दिया गया है। 10-90 बनाया, महिलाओं की सुरक्षा और जो घरों में घरेलू हिंसा होती है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी तब मुख्यमंत्री थे, उनका ये निर्देश था कि हम लोग जो पदाधिकारी हैं, और मैं खुद एक आयोग की अध्यक्ष रही हूँ, हम लोग भी 10-90 में जाकर के फ़ोन कॉल्स अटेंड करते थे। डायल 100, 101, 2 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस सेवा, सब तो समाजवादी पार्टी की दी। समाजवादी पार्टी ने कार्य तो बहुत किए जो गिने भी जा सकते हैं और दिखाए भी जा सकते हैं, लेकिन वहीं भाजपा की बात करें तो 6.5 साल की सरकार होने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ अगर गिनने की बात करें तो सामने नहीं आ पाता। भाजपा का एक ही बात गिना जा सकता है कि वो झूठ बोलते हैं, वो प्रचारों की पार्टी है, वो केवल प्रचार करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और दूसरों के काम को अपना काम बताकर बस रंग बदलना, नाम बदलना, तो ये कब तक चलेगा। मैं मानती हूँ कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और हम भावनाओं का देश हैं, हम भावनाओं में बहते भी हैं, क्योंकि वी आर एन इमोशनल कंट्री। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम तथ्यों को ना पहचानें, और यही चीज़ हमने देखी है। मैनपुरी के उपचुनाव में, नेताजी के बाद पहला उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग वहाँ गए, लेकिन प्रचंड बहुमत से हमारी सांसद जीती। अभी घोसी के उपचुनाव में भी हमने देखा कि हमारे विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो जीते, और एक विधायक जो केवल दल बदलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जिनके लिए अपना पद केवल जरिया है व्यक्तिगत उन्नति का, उनको जनता ने नकार दिया। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटास दिखाई दे रही है। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और बसपा की बात कुछ चल रही है? कांग्रेस की बात किससे चल रही है वो बेहतर जानते हैं। हमारी कोई बात बसपा से नहीं चल रही है, क्योंकि हमने गठबंधन किया, गठबंधन धर्म भी हमने निभाया, लेकिन लोकसभा में बसपा ने तुरंत उसके बाद गठबंधन को तोड़ लिया। उनकी अपनी व्यक्तिगत एक इच्छाएं होंगी, या व्यक्तिगत बहन जी के बारे में सब कुछ स्पष्ट है। हालांकि समाजवादी पार्टी के समर्थन में उनके कई विधायक और उनके कई कार्यकर्ता आए, और आज वो समाजवादी पार्टी का अहम हिस्सा हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कैडर से आए हुए लोग हैं। तो जब समाजवादी पार्टी का जोश और उनका होश मिल जाता है, तो एक नया विचारधारा जो अंबेडकर, लोहिया और कांशीराम जी ने एक सपना देखा था, नेताजी ने सपना देखा था, उसको अखिलेश यादव जी ने जमीन पर उतारा है। बाकी कांग्रेस अगर केवल सत्ता के लिए चुनाव लड़ना चाहती है, अगर उसको लग रहा है कि किसी दल से केवल चुनावी अरिथमेटिक का फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि वो भ्रम में है, और चुनाव जो है वो केवल अरिथमेटिक पे नहीं होता है। बाकी वो बेहतर जाने, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन साथ ही
हम अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के सम्मान के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन का हर दल हमारा सम्मान। पिछले कुछ दशकों की बात करें तो कांग्रेस हमेशा से कमजोर दिखाई दी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में लगता है कि आने वाले समय में सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव जरूर होगा। समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में, जब कांग्रेस बहुत ही कमजोर थी, उनका यहाँ बहुत वजूद नहीं बचा था, तब भी 111 सीटें उनको दी। कई जगह उनके कैंडिडेट भी नहीं थे, हमने अपने कैंडिडेट उनको दिए बिना कुछ कहे और वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े। तो ये उनको सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी। साथ ही उसी चुनाव की मैं बात करूं, कई जगह कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना पर्चा भी वापस नहीं लिया। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाती है और हमारा इतिहास रहा है। लोकसभा के चुनाव की बात करें तो अगर लखनऊ की देखें हम, तो लखनऊ में हमने एक बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस का भी प्रत्याशी खड़ा था और हमारे खिलाफ खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जीत गई। लेकिन हम इतिहास को दोहराते नहीं हैं। अगर भविष्य उनको देखना है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, जो जरूरी है हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो फिर उनको समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को पूरा सम्मान देना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे हर कार्यकर्ता को सम्मान देना पड़ेगा। जैसे हम बसपा, सपा और कांग्रेस सभी के कार्यकर्ता, ये जो भी राष्ट्रीय लोक दल, आज हमारा उनके साथ गठबंधन है और एक बहुत ही अच्छा गठबंधन है, परिपक्व गठबंधन है, तो सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के वोटर की बात करें तो हमेशा से देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी पे हमेशा अपना भरोसा जताता रहा है। लेकिन अगर अब इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो मुस्लिमों के हक की बात करने लगे। वो बात करते हैं, वो उनको हक देते नहीं हैं। मुस्लिमों पे सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम चलाते हैं पासमानदा समाज को जोड़ने के लिए, साथ ही अगर आप देखें तो चुन चुन कर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और कई विधायक, अपने विधायकों की ना भाषा ना विचारधारा पे उनका कोई कंट्रोल है, या वो शायद चाहते हैं कि उनके विधायक इस तरह की भाषा बोले जो मुस्लिमों के खिलाफ हो, एक खौफ पैदा करे, हमारे समाज को बांटे। हम लखनऊ में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां वर्षों से हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं। हमने होली, दिवाली, ईद साथ मिलाई और अचानक रंग भी अलग कर दिए, त्योहार अलग कर दिए। इस तरह की बातें जिन पर कोई तथ्य नहीं है, इनको वो मंचों से कहते हैं, तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्यों मुसलमानों के घरों पर केवल बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्यों एक निष्पक्ष न्याय नहीं हो पा रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंका जा रहा है? देवरिया की घटना आप देख लें, दो पक्षों में आपस में जमीन के वाक्य को लेकर के एक जगह हत्या हुई, एक परिवार की हत्या हुई। निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, तभी तो समाज आप पर भरोसा करेगा। पहले तो हाथरस की जो घटना थी, जो जहां योगी जी का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे वो महिला आके न्याय की गुहार करने लगी। हाथरस की घटना तो उत्तर प्रदेश सरकार और हर महिला के लिए शर्म की बात है। जो वहां हुआ, रात के अंधेरे में प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए उसके शरीर को जला दिया, उसको इलाज तक नहीं मिला उस बच्ची को। उसके बाद आप लखीमपुर में जाएंगे, दलित महिला के साथ, बेटियों के साथ अपहरण, उनके साथ बलात्कार। अभी आप लखनऊ में जाएंगे, यहाँ पर एक कंपनी के व्यक्ति की को गोली मार के हत्या हो गई। इस तरह की तो एक जज के सामने गोली मार के हत्या हो गई। इससे बड़े प्रश्न चिन्ह क्या होगा? वकीलों के साथ निरंतर हिंसा हो रही है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती में देखें, कोई व्यक्ति अगर अधिकार और रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर पुलिस लाठी चलाती है, मुकदमे लगाती है, उसको जेल में डाल देती है। अभी एक डॉक्टर की हत्या हुई, उनकी भी पत्नी रो रही हैं। तो आप दिखाने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन न्याय तो नहीं करते हैं। सरकार का ये काम नहीं है, सरकार का काम है न्याय करना। मैं न्यायालय के फैसले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात करें पॉलिटिकल पर्सन की तो अभी राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा दे दी गई थी। अब अभी आजम खान की बात करें तो अभी कल का ही मामला है, तीनों परिवार के तीनों लोगों को 7-7 साल की सजा दे दी गई, मैक्सिमम सजा दे दी गई, जबकि कोई वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आते, वो एक पॉलिटिकल पर्सन है। दुखद है ये। और पहले एक संस्कार हुआ करते थे कि कम से कम पॉलिटिकल मामलों में आप इस तरह से लोगों के पीछे न पड़े। राहुल गांधी जी को भी ऐसे ही सजा हुई, आजम खान साहब के ऊपर तो निरंतर मुकदमे लगाए जा रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आई। जब से उन्होंने खुद स्पष्ट कहा है, उनको बकरी चोरी का और ऐसे ऐसे मामलों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं कि वो हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद रखना चाहिए कि एक कैबिनेट मंत्री नहीं जिनके कलम से हर दल का, हर व्यक्ति का काम हुआ है। तो इस तरह से किसी के ऊपर अत्याचार करना, उसके परिवार को, तंजीम फातिमा जी संसद में रही हैं, उनके बेटे खुद विधायक हैं, क्या ये शोभा देता है और क्या ये न्यायपूर्ण है? हमें तो नहीं लगता है। और हमें पता है कि उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है कि एक खौफ पैदा हो समाज में कि लोग बोल ना पाए, और वो खुलकर बेबाकी से बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें तो उसको किस नजरिए से आप देखती हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी एक इवेंट मैनेजमेंट बन गई है। हत्या होती है, बलात्कार होता है, उसके बाद प्रशासन शासन बाद में हरकत में आता है, जबकि कई विवाद पहले रोके जा सकते थे, हत्याएं रोकी जा सकती थी, और उसके बाद दिखाने के लिए किसी एक आदमी को पकड़ लिया और उसके घर पे बुलडोजर चला लिया। अभी कानपुर में एक गरीब परिवार के ऊपर उसके घर पे बुलडोजर आपने चला दिया। ये कौन सा न्याय है? क्या आप संविधान नहीं मानते? क्या आप कानून नहीं मानते? क्या आप न्यायालय को नहीं मानते? क्या सब कुछ आपके हाथ में है? तो देखना जरूरी है कि कानून व्यवस्था निष्पक्ष दिखनी चाहिए। कानून व्यवस्था का मतलब कि आप जुर्म को रोकें, जिसके लिए हमने डायल 100 सेवा स्थापित की थी, जो 112 हो गई है। उसको आप कैसे उसका विस्तार करें, उसको कैसे गांव गांव पहुंचाएं। घरेलू हिंसा 1090 अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जब कोई घटना होती है महिलाओं के साथ तो एक नया शुरू हो जाता है आयोजन, जैसे वो एंटी रोमियो दल बना था, अब वो कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता। फिर एक मिशन शक्ति बना था, उसमें क्या हो रहा है? देखिए, पिंक बूथ बना देने से महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। आप बताइए, आपने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए महिलाओं के लिए? जो कहा गया है, आपने जितने आशा ज्योति सेंटर जो हम लोगों ने बनाए थे अपनी सरकार में, उससे ज्यादा आपने एक भी नहीं बनाया और उनको भी सशक्त नहीं किया। तो आप कर क्या रहे हैं सिस्टम को मजबूत करने के लिए? इसीलिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है आज। तो ये थी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता जूही सिंह जी, जिन्होंने अपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।